हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज है हमारा मैट्रिक्स का पोस्टमार्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स का पोस्टमार्टम। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसे हम 0 से हीरो लेवल तक ले जाने वाले हैं। इट्स मीन कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसे अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल टाइप में होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है या इस ब्रैकेट में ये एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के ब्रैकेट में एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं हमें मैट्रिक्स को हम कैसे शो करते हैं या कैसे यूज़ में लाते हैं। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि राधा के पास 15 पुस्तकें हैं। ये हमारे पास रो जो है ये पुस्तकों की है। 15 उसके पास पुस्तकें हैं और 6 उसके पास जो हैं वो कलम है, यानी कि पेन्स है। ठीक है, 6 उसके पास पेन है। ऐसे ही एक लेते हैं हम मोहिना के पास कितने हैं। मोहिना के पास हमने सपोज किया कि जो मोहिना के पास बुक्स हैं वो 10 हैं, 10 बुक्स, और जो कलम है में 2 है। ऐसे ही एक लेते हैं हम बताइए अब आप क्या लें। हम एक लेते हैं सुहानी, इसलिए हमने सुहानी, तो सुहानी के पास कितने मान लिए 13, और जो हमने कलम ली वो क्या है 5। तो इस तरह हमें कोई डाटा दिया हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में व्यक्त करना है, शो करना है। तो हम उसे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे, अल्फ़ा के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। अब देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ऐसे ही एज इट इज़ रो, पुस्तकों को हम रो मान लें और कलमों को भी हम अलग से रो मान लें, जैसे 15, 10, 13, 6, 2, 5। मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पुस्तकें हैं उनको हमने एक कॉलम मान लिया और इसको दूसरा कॉलम। मतलब जो अब हमारे पास देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, यानी पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनसे ही सॉल्व होने वाले हैं। देखिए, जो ये होते हैं, ये होती है जो इस साइड होती है ऐसे, वो होती है हमारे पास रो, यानी पंक्ति। ठीक है, ये भी ऐसे ही है तो ये भी क्या हुई पंक्ति, ये भी ऐसे ही है तो ये भी क्या हुई पंक्ति। ये जो फर्स्ट नंबर पे आई उसको हम बोलते हैं पंक्ति 1 या फर्स्ट रो। जो सेकंड नंबर पे आई उसको बोलते हैं पंक्ति 2 या सेकंड रो, और जो थर्ड पे है उसको बोलते हैं हम थर्ड रो। ठीक है, अब देखिए, एक हम ऐसे भी ले सकते हैं ऊपर से नीचे तक। तो जो ऊपर से नीचे तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम या स्तंभ। जो ऊपर से नीचे तक आता है उसे बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। ये फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट कॉलम या स्तंभ 1 बोल देते हैं। ऐसे ये सेकंड है तो उसको सेकंड कॉलम और स्तंभ 2 बोल देते हैं। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि
अभी हमारे पास जो डाटा था वो हमने इस तरह इनको पहले हमने इसको कॉलम बना लिया था और इसको भी कॉलम। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास पुस्तकें हैं इनको रो फर्स्ट बना ले और जो कलम है वो इनको रो सेकंड। ठीक है, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास रो फर्स्ट, रो या पंक्ति। जो ऐसे हैं उनको हम बोलते हैं पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है उसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, ये पंक्ति फर्स्ट और ये पंक्ति सेकंड, या रो 1 रो 2 ऐसे। अब आप मुझे काउंट करके बताइए कि जो हमारे पास कॉलम है वो कितने हैं। कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो कॉलम कितने हुए हमारे पास? 3। तो समझ में आया कि हम जो मैट्रिक्स होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं और उसको यूज़ में हम कैसे लाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, ऐसे ही हमारे पास जैसे हमने अब मैट्रिक्स तो बना लिया, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि क्या इसमें कैसे क्या है। जैसे ये हमें पता है ये पुस्तकें हैं। पहले हमने पुस्तकों को क्या लिया था? पहले हमने पुस्तकों को कॉलम लिया था और फिर कलमों को, मतलब दोनों को कॉलम लिया था। तो ये हमारे पास क्या है? कलम। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? पुस्तकें। तो मैंने पूछा यदि आप बताइए कि राधा के पास कितनी पुस्तकें और कितनी कलम थी। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि राधा हमारी जो थी, राधा हमारे फर्स्ट नंबर पर थी, तो हम बोल सकते हैं उस पर 15 पुस्तकें और 6 कलम है। ऐसे ही हमने पूछा कि मोहिना के पास कितनी है, तो मोहिना सेकंड नंबर पे है, तो हम बोल सकते हैं उसके पास 10 पुस्तकें और 2 कलमें हैं। ऐसे ही सुहानी के पास क्या है? 13 पुस्तकें और 5 कलमें। ठीक है, ऐसे ही अगर ये मैट्रिक्स भी तो इसे ही डिनोट कर रहा है, या ये अवयव भी तो इसे ही डिनोट कर रहा है। मैट्रिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है, तो ये अवयव भी तो इसे डिनोट कर रहा है, तो इससे भी तो पूछ सकते हैं हम ये डाटा देकर कि दादा के पास कितनी है। तो इस बार हमने क्या किया कि जो पुस्तकें थी उन्हें हमने रो फर्स्ट बना लिया, और जो हमारे पास कलमें थी उन्हें रो सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट आता है 15 पुस्तकें और 6 कलमें। तो जो फर्स्ट थी वो कौन थी? राधा। तो राधा के पास कितनी पुस्तकें हैं? 15, और 6 कितनी है? कलम। तो इस तरह हम बता सकते हैं। चलिए अब कुछ और इसके बारे में जान। अब आपको मैट्रिक्स बनाना आ गया है, यानी कि अब आपको अवयव बनाना आ गया है। तो चलिए सबसे पहले एक अवयव का निर्माण करते हैं, या एक अवयव बनाते हैं। जैसे x, y, z, x1, y1, z1। ऐसे यहाँ कुछ और भी ले सकते थे हम। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि जो ये है, जो मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्स या अवयव। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो है ये कौन सा अवयव है, यानी कि हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा अवयव है। तो हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे जो x है उसको हम लिखते हैं i j, मतलब इन सभी को हम ऐसे ही लिखते हैं i j, i j, i j, i j, और ये भी हमारे पास i और j। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम इन्हें। ठीक है, और ये भूल मत जाना ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ठीक है, या मैं दूसरा लूँ अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए अब हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। या एक हम ले लेते हैं, एक दूसरा व्यू भी लेकर चलते हैं। जैसे बताइए, आप बताइए क्या लेना चाहिए मुझे। इस बार मैं रैंडमली कोई से भी डिजिट उठा लेता हूँ, जैसे 1 3 0 2 और फिर से -1 -2।
ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा 1 है वो कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, फिर ये तो हो ही जाएगा, या इसमें देखें, दोनों में ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, जो हमारा x है, सबसे पहले आप बताइए रो किस साइड होती है। रो इस साइड होती है और कॉलम ऐसे। तो ये जो फर्स्ट है, ये वाली ये क्या हुई, फर्स्ट रो हुई या फर्स्ट पंक्ति हुई या रो 1 हुई। फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट रो है या पहली पंक्ति है। ऐसे ये कौन सी है, ये हमारे पास सेकंड, ठीक है। ये कैसी है, सेकंड रो या द्वितीय पंक्ति है, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ऊपर लिख देते हैं C1, कॉलम को C1 से डिनोट करेंगे हम, C2 और C3। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। अब अगर हमें इसका स्थान बताना है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है या प्लेस बताना है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये x है तो इसके साथ मैंने आपको बताया था IJ लिखते हैं। IJ क्या होता है, I होती है हमारे पास रो कि कौन से नंबर की रो है, रो का नंबर, और J होती है हमारे पास कॉलम का नंबर, ठीक है। J क्या होता है, कॉलम का नंबर। तो अब आप बताइए इसकी रो का नंबर क्या है, फर्स्ट, तो I की जगह क्या रखेंगे 1, और कॉलम का नंबर क्या है, ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। देखिए जो x है ये कौन सी रो में बिलोंग कर रहा है, ये रो फर्स्ट है तो ये फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है, और कॉलम में कौन से में है, फर्स्ट में ही। तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। तो x को हम कैसे लिखेंगे, x को लिखेंगे 1 1, ठीक है। x को क्या लिखेंगे 1 1। ऐसे ही y IJ होता है, तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ये कौन सी रो में है, y, ये वाला y कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, तो I की वैल्यू क्या हुई 1, ठीक है। ऐसे अब निकालते हैं कॉलम। तो ये जो y है ये कौन से कॉलम में है, ये है हमारे पास C2 कॉलम यानी सेकंड कॉलम। तो ये क्या होगा y 1 2, ठीक है। ऐसे ही z कौन सी रो में है हमारे पास, z है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो अब हम इनका यूज़ करके एक नया मैट्रिक्स नया तो नहीं कह सकते कि इस तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें x1 y1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। वैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं x11 y12 z13। ऐसे ही x1 की निकाल लीजिए, x1 कौन सी रो में है, x1 किस में है, सेकंड में। तो x1 किस में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही y1 किस में है, तो y1 जो हमारा है वो सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में है। ऐसे ही z1 किस में है, तो z1 किस में है, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। तो रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। ओ सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा, तो एक बार और समझा देता हूँ कि जो हमारा x11 है, ठीक है, या जो x है वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x11 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हम एक नए मैट्रिक्स या उसे न्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नई तरीके से लिख सकते हैं। x11 y12 z13 x121 y22 z23। इससे हमें उसके स्थान का पता रहेगा कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो अब बात आती है अवयव के कोटि की। किसकी, अवयव की कोटि, या बोल सकते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर, अवयव की कोटि या ऑर्डर, तो वो कैसे निकलती है, वो भी सेम ऐसी ही होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो होता है m × n। इसको बोलते हैं अवयव की कोटि। इसको क्या बोलते हैं, अवयव की कोटि।
ठीक है। m इंटू एन को अवयव की कोटि बोलते हैं, और इसको मैट्रिक्स के ठीक नीचे, यानी अवयव के जो हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया था उसके ठीक नीचे लिखते हैं m इंटू एन, उसको बोलते हैं कोटि। जहाँ m क्या होता है, जो हमारा m है वो क्या होता है, m होती है पंक्ति या रो। ऐसे जो n है वो क्या है, स्तंभ और या कॉलम। ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि IJ है वो भी पहले रो और फिर पंक्ति है, या m इंटू एन है वो भी पहले रो और फिर कॉलम है। ठीक है, इस तरह ध्यान रहेगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो m, अगर मैं इसकी कोटि निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले होता है m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन, m क्या होती है, पंक्ति। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, तो फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति, तो कितनी हो गई, 2 पंक्ति इंटू m इंटू एन। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। तो इस तरह तो 2 इंटू 3 को तो हम डिनोट करेंगे। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसकी जो कोटि है वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके बताएंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि जो हमारे पास अवयव दिया हुआ था उसकी कोटि कितनी है, 6 है। ठीक है, अवयव की कोटि कितनी है, 6 है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं अवयव के प्रकार। ठीक है, तो जो हमारा अवयव का फर्स्ट प्रकार होता है वो क्या होता है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हम बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा या इसके बारे में कुछ नहीं पता उसे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, स्तंभ अवयव से आपको ठीक समझ में आ रहा होगा कि उसमें स्तंभ है, मतलब स्तंभ होगा उस अवयव में। तो स्तंभ अवयव क्या है कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, लेकिन उसमें पंक्ति ना केवल एक स्तंभ हो। मतलब पंक्ति तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा स्तंभ है वो केवल एक हो, उसे बोलते हैं हम स्तंभ अवयव। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, x y z, तो क्या हम इसको स्तंभ अवयव बोल सकते हैं? तो वो देखिए, आप बोल सकते हैं नहीं। मैंने बोला स्तंभ अवयव उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। कितना? एक स्तंभ हो। तो अब आप देखिए इसमें कितने स्तंभ है, यानी एक कॉलम हो, तो इसमें कितने कॉलम है, एक ही तो कॉलम है। लेकिन रो कितनी है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रो जो है हमारे पास 3 है, लेकिन कॉलम एक ही है, इसलिए हम इसे स्तंभ अवयव बोल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड टाइप पे, जो कि है पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। ठीक है, या बोल सकते हैं पंक्ति अवयव। तो ठीक उसी प्रकार है पंक्ति अवयव, यानी कि उसमें जो हमारे पास पंक्ति है वो केवल एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल x y z। देखिए, अगर स्तंभ अवयव बोले तो ठीक एक स्तंभ होना चाहिए। अगर रो अवयव या रो मैट्रिक्स बोले तो केवल एक रो या एक पंक्ति होनी चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है x y z। अब देखिए इसमें इधरली साइड जाइए तो कितनी है, एक है। ठीक है, एक है। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट, ऐसे देखेंगे सेकंड, और फिर से थर्ड। तो जो हमारे पास इसका ऑर्डर है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3 का, क्योंकि एक पंक्ति है इसमें, ऐसे एक पंक्ति है।
तो सबसे पहले पंक्ति आते हैं, फिर मल्टीप्लाई इनटू कॉलम। तो कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 इंटू 3। ठीक है, तो बेसिकली इसकी कोटि कितनी हो गई या ऑर्डर कितना हो गया, 4 ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं, हमने बोला था कि उसकी जो रो है वो एक होनी चाहिए, तो रो एक ही तो है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। अब आता है हमारा थर्ड टाइप, वो होता है वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल है, वो एग्जांपल देखिए, ये होती है हमारे पास कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्ग आव्यूह की, तो वर्ग आव्यूह की कोटि क्या होती है, m इंटू एम, अर्थात उसमें जो m है वो ही n होना चाहिए, m इज इक्वल टू n होना चाहिए, या मैं जो वर्ग आव्यूह की कोटि होती है वो होती है m इंटू एम, यानी जो हमारे पास m है वो n होना चाहिए, मतलब m और n की जो वैल्यू है बराबर होनी चाहिए। अब हम सिंपली समझते हैं, ये तो थी मैथ की भाषा, लेकिन अगर हम सिंपली भाषा में समझें तो वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे x y z और e, 3 ले लिए हमने, कोई से भी 3 अपनी मर्जी से। ठीक है, 3 लिए, ये z है, स्मॉल डिजिट होनी चाहिए अंदर, इसलिए मैंने इनको स्मॉल किया। ठीक है, अब देखिए इसमें रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड, तो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो कॉलम भी 2 है, यानी जितनी पंक्ति उतने ही कॉलम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया हो गाइज। अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी या इससे अलग भी कोई टॉपिक में आपको डाउट है या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा नंबर। आप उस पर अपने डाउट्स जो भी है उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फ़ोटो खींचकर आप उस पर सेंड कर देना, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आव्यूह की ओर, वो है हमारा विकर्ण आव्यूह। वो क्या है, विकर्ण आव्यूह। थोड़ा सा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को अगर हम इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है जिस भी किसी एलिमेंट में, मतलब जिस भी किसी जो आव्यूह या मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल के अलावा, मतलब विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ऐसी जो तिरछी लाइन होती है उसे तो विकर्ण बोलते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अगर मैंने आपसे इसका विकर्ण पूछा तो आप ये बताएंगे विकर्ण यही तो होगा इसका। तो बिल्कुल सेम ऐसे मैट्रिक्स में कि जो विकर्ण में जितने भी एलिमेंट आते हैं, अवयव आते हैं, उन्हें छोड़ के बाकी क्या हो, जीरो हो। जैसे 1 0 0 2 0 0 0 3 मैंने आव्यूह लिया। अब ये देखिए कि क्या ये आव्यूह विकर्ण आव्यूह है या नहीं। देखिए डायगोनल ये होता है तिरछा, तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बाकी के सभी अवयव हैं वो कैसे हैं, जीरो या शून्य अवयव हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह का मतलब डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। समझ में आया। आज चलते हैं हम अपने अदिश आव्यूह यानी कि
फिफ्थ अवयव की ओर, स्केलर मैट्रिक्स की ओर। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? ये बिल्कुल विकर्ण अवयव की तरह है। इसमें भी क्या है कि जो अवयव विकर्ण अवयव है, इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं या विकर्ण के अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1। एग्जाम्पल जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास डायगोनल हुआ। इसमें 1 है, 1 मतलब सभी एलिमेंट सेम है। ऐसे ही अगर हम यहाँ √3 लें और यहाँ भी √3 हो, यहाँ भी, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी की भी एक डिजिट अलग हो या कोई सा भी एक अवयव अलग हुआ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव तो होगा, लेकिन ये अदिश अवयव नहीं होगा। अदिश अवयव के लिए कंडीशन होती है कि विकर्ण के जितने भी विकर्ण के अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए? वो समान होने चाहिए। ठीक है, जितने भी ये विकर्ण के अवयव हैं ये कैसे होने चाहिए? समान। और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 या 0। अब चलते हैं तत्समक अवयव की ओर। तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि यदि विकर्ण के अवयव ए, अगर हमने कोई विकर्ण लिया, विकर्ण अवयव के अवयव एक हो, तो क्या, जैसे मैंने एक अवयव लिया 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण क्या हो? एक हो, मतलब एक वाला समान वाला एक नहीं, उसका मान एक हो, प्रत्येक अवयव एक हो, मतलब इसकी वैल्यू एक हो, इसकी भी वैल्यू एक हो, इसकी भी वैल्यू एक हो, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। देखिए जैसे आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, तत्समक यानी एक, आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी से आपको समझ में आ रहा होगा एक, यानी जो उसके एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट्स है वो एक होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स का मान एक होना चाहिए। देखिए अब आपको, अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार होता है कि आप बताइए क्या जो हमारा तत्समक अवयव है क्या वो अदिश अवयव है या नहीं? तो बताइए आप क्या बोलेंगे? यस, जो हमारा तत्समक अवयव है, जो हमारा तत्समक अवयव है उसे हम क्या बोल सकते हैं? अदिश अवयव बोल सकते हैं। तत्समक अवयव को अदिश अवयव क्यों बोल सकते हैं? अदिश अवयव में कंडीशन क्या होती है कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें क्या अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स तत्समक अवयव है या नहीं, तो उसके लिए हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अदिश अवयव में क्या है कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन तत्समक अवयव के लिए एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो एक होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अदिश अवयव को हम तत्समक अवयव नहीं बोल सकते। आपके लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अगर आप एनडीए या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट मैट्रिक्स की ओर, जो कि है ज़ीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। शून्य अवयव या ज़ीरो मैट्रिक्स।
ठीक है। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके जितने भी किसी भी अवयव के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। शून्य अवयव बहुत सिंपल है, ये कहता है कि शून्य यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब शून्य हैं या सब ज़ीरो हैं। अगर किसी भी अवयव के एलिमेंट सभी ज़ीरो हैं तो उसको हम बोलेंगे शून्य अवयव या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है। अब बस एक टर्म रहती है हमारे पास, वो होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या अवयवों की समानता। इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो ये आती है हमारे पास अवयवों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एग्जांपल लेते हैं सीधा हम, अगर हमारे पास कोई भी ए अवयव है और बी एक और अलग से अवयव है, तो यदि हमें देखना है कि ये दोनों समान हैं या नहीं, तो वो हम कैसे देखेंगे। देखिए, तो समान देखने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ही मतलब जितने इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। ठीक है। जैसे हमने लिया, इसमें हमारे पास 2 3 0 1 4 एलिमेंट है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि जितने इसमें एलिमेंट्स है उतने ही इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी 4 ही एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। 2 3 0 1 4 एलिमेंट्स है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, वो क्या आती है, वो आती है कि जो एलिमेंट ये है वही एलिमेंट ये होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स इसके इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। 2 है आई यानी 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड क्या है, थर्ड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही जो 1 है ये क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ऐसे ही आप इसमें देखिए, ये भी फर्स्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड फर्स्ट, ये सेकंड सेकंड। तो अगर आपको पहले वाले तरीके से ना समझ में आए तो दूसरा वाला तरीका अपना लीजिएगा। जैसे 2 1 का ऑर्डर क्या है, 1 1, सॉरी 2 का ऑर्डर क्या है, 1 1, इस 2 का भी ऑर्डर 1 1 है। ऐसे ही 3 का ऑर्डर 1 2 है, इस 3 का ऑर्डर भी 1 2 है। यानी सभी के ऑर्डर अगर इक्वल है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू बी, यानी जो A मैट्रिक्स है वो B मैट्रिक्स के इक्वल है, समान है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, A 3 2 0 1 B 2 3 0 1। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, दो और मैट्रिक्स लिए, ये A1 B1 मान लीजिए इसको, क्योंकि A और B हमने ले लिया था। कभी आपको थोड़ा सा परेशानी हो समझने में। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। इसमें 1 2 3 4। ठीक है। इसकी कोटि या ऑर्डर क्या आप बोल सकते हैं हम इसको, 2 × 2, क्योंकि इसमें 2 ही तो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, रो 1 रो 2, C1 और C2, यानी 2 ही इसमें रो है और 2 ही कॉलम। इसमें भी 2 कॉलम और 2 ही रो, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 हुआ। ठीक है। तो दोनों के फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ठीक है। दोनों के ऑर्डर इक्वल है।
अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट इसमें दोनों के एलिमेंट्स के भी ऑर्डर मैच होने चाहिए। तो 3 का एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। अब 2 का देखिए, तो 2 का चलो 3 का ही देख ले, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट से ही समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल है या नहीं, सब की करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है, सेकंड में। तो अब बताइए इस 3 का तो जो ऑर्डर था वो था 1 1, और जो ये 3 है इसका ऑर्डर है 1 2। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, क्योंकि इनके ऑर्डर मिसमैच है, मतलब ऑर्डर ही अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं जो A1 है वो B1 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि आव्यूह की समानता क्या होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आपको थ्योरी कंप्लीट कराई। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या होगा, इसके जो हमने थ्योरी आपको कंप्लीट कराई है इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, NCERT बेस्ड भी होंगे कुछ, और कुछ हम अपनी ओर से भी डालेंगे, जिससे आपको इसमें अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस भी मिले और आपको इसकी अच्छी तैयारी भी हो जाए, और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने तो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर लिए। सबसे पहले हम अपने NCERT को सॉल्व करेंगे, क्योंकि NCERT मस्ट है, ठीक। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस NDA के भी होंगे, NDA लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ाई है, सबसे पहले हमने कुछ पार्ट लिया है, तो कुछ पार्ट की थ्योरी की, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर और थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी पे जो पकड़ है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। आप थ्योरी को कभी भी थ्योरी आपके माइंड से स्लिप नहीं होगी। अगर आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए तो आपके माइंड से कभी भी जो थ्योरी होगी वो स्लिप नहीं होगी। तो चलिए, आज तक का हमारे साथ यहीं तक था। अब मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।